अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक ठाक होगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं आपके साथ माय लव इज़ डॉन का 18 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा। आई नो कि मैचेस चल रहे हैं, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा फिर भी। और अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और कमेंट आप लोग क्यों ही नहीं कर रहे, क्यों नहीं करते बताओ मुझे। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आप लोगों के ऊपर। कमेंट किया करो। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलें हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो कि आप पास 2-3 पार्ट्स की ही मेहमान रह गई है। सो अब हमारे लैंसन और वैनचिंग की इंगेजमेंट की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। और लैंसन चुपचाप ये सारा कुछ देख रहा था, क्योंकि उसे इस घर में रहना था। और ऊपर से उसकी मामा भी नहीं थी, पता नहीं वो कहाँ थी। उसने कितनी बार ये इशारों इशारों में अपने पापा से बात करने की और पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पापा बार बार बस उसे चुप ही करवा देते थे। और बस उसे इतना ही कहते थे कि वो ट्रस्ट रखे, उसकी मामा जहाँ भी हैं ठीक हैं और सेफ हैं। और वो बस दोनों ही हैं यहाँ पे। लेकिन वो मामा के बिना ये सब कैसे करेगा, वो यही सोच रहा था। लेकिन पापा ने उसे चुप ही करवा दिया था। और बनी भी तो यही कह रहा था ना कि उसे बस चुपचाप जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए। और जो काम करने के लिए वो वहाँ पे रुका हुआ है उस पर ध्यान देना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सो वो वही कह रहा था। वो दिन को अपनी ड्यूटी पे जाता था और रात को वो फिर से कोशिश करता था ताकि उनकी कोई ना कोई बात सुन सके। और अब तक उसे इतना पता चल चुका था कि वैन जाओ दोबारा से अब ड्रग की बहुत बड़ी डीलिंग करने वाला है। और साथ में उसने मज़ीद कुछ लड़कियों को ऐसे ही पार्ट जॉब देने के बहाने से अपने झांसे में फंसा लिया था। और अब वो उन सबको भी वैसे ही भेजने वाला था, यूरेनियम के साथ। लेकिन वो ये सब कब करने वाला था, ये अभी जानना बाकी था। और फाइनली आज वो दिन आ चुका था जब लैंसन और वेंचिंग की एंगेजमेंट थी। और वो तो सुबह से ही अपने सर में बहुत ज़्यादा ही दर्द महसूस कर रहा था। और आज उसने छुट्टी भी ले ली थी, और छुट्टी तो मिलनी ही थी ना। आखिर वो एक एक्स आईजी का बेटा और एक एक्स मेजर का होने वाला सन इन लॉ था, तो उसे तो छुट्टी मिलनी थी। और उसकी इंगेजमेंट में कितने सारे लोग आने वाले थे, शहर के जितने सारे पुलिस और आर्मी के ऑफिसर्स थे सभी तो इनवाइटेड थे ना। इतनी ज़्यादा हाई फाई इंगेजमेंट पार्टी थी उसके घर में। शाम हो चुकी थी और अब हर तरफ जैसे रंग और नूर का सैलाब भी आ चुका था। लैन जैन भी रेडी होके आ ही चुका था। और अब वो बस इधर उधर देख रहा था, पापा पता नहीं कहाँ चले गए थे। और फिर उसे वो नज़र आ गए थे, वो वैन रोहान के साथ खड़े बातें कर रहे थे। और इसी तरह बातों बातों में टाइम गुजर गया था। फाइनली अब इंगेजमेंट का टाइम हो चुका था। और लैन उसके तो बस हाथ ही काम पे जा रहे थे। जब वैनचिंग ने अपना हाथ आगे किया, वो तो रिंग पहना ही नहीं पा रहा था। क्या करे वो ये नहीं कर सकता। वो किसी और का है, किसी और का हो चुका है। वो ऐसे कैसे किसी और की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। वैसे भी वैन चाओ या वैन रोहान जो भी करें या जितने भी बुरे हों, उसमें बेचारी वैनचिंग का क्या कसूर है, वो यही सोच रहा था। और वो ऐसे उसको क्यों यूज़ कर रहा है अपने बदले के लिए और इस घर में रहने के लिए। उसे दिल में बहुत ज़्यादा ही बुरा फील हो रहा था, लेकिन ड्यूटी थी, ये सब ड्यूटी का हिस्सा था। सो उसे वो करना ही था ना। उसने बड़ी मुश्किल से वो रिंग पकड़ी थी, लेकिन जैसे ही वो उसे रिंग पहनाने ही लगा था तो वो रिंग तो जैसे उसके हाथ से फिसल गई थी। उसे बहुत ज़्यादा ही चक्कर आ रहे थे। और फिर वैनचिंग ने एकदम से उसे पकड़ लिया। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बस मेरा सर बहुत ज़्यादा घूम रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे ये सब जल्दी ख़त्म करना होगा। आई एम सॉरी, मुझे अपने रूम में जाना होगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। लैंसन जो कि अपने रूम में जाना चाहता था, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। उसने मुड़ के देखा तो वो वहाँ पे अजीब सी शक्ल वाला ही कोई बंदा खड़ा हुआ था, जिसने अपने पूरे बाल तो जैसे आगे किए हुए थे। और उसकी आंखें तो बहुत मुश्किल से नज़र आ रही थी। ऊपर सोने पे सुहागा तो उसने बड़ी बड़ी ग्लासेस भी लगा रखी थी। और जो थोड़ा सा मुंह उसका नज़र आ रहा था, वहाँ पे बस बहुत बड़े बड़े दांत ही नज़र आ रहे थे, जो कि उसके मुंह से बाहर ही निकले हुए थे। और लैंसन को उसकी ये हालत देख के जाने क्यों ही बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी।
वो इतना फ़नी था, इतना ही फ़नी था, हर कोई इतना ज़्यादा भी कैसे ही फ़नी हो सकता है। और फिर वो बोला, "सर ये रिंग ले लें, ये गिर गई थी नीचे।" और उसकी आवाज़ सुन के तो जैसे लैन-सैन अब दोबारा से स्माइल करने के पे मजबूर हो गया था, क्योंकि वो ब्लैक बनी था जो कि इस तरह का अजीब-सा हुलिया बना के उसकी एंगेजमेंट में वेटर ही बन के आ गया था। खैर, उसने रिंग पकड़ी और वैनचिंग को पहना ही दी थी और फिर उसे वैनचिंग ने बोला, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, शायद अभी कुछ दोस्त तो हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। और पापा के भी तो बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, जो कुछ आर्मी ऑफिसर्स थे और कुछ पुलिस ऑफिसर्स, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम प्लीज़ थोड़ी देर बैठ जाओ, उसके बाद तुम रूम में चले जाना। वो एक साइड पे बैठ गया था, क्योंकि ऐसे भी तो वो नहीं जा सकता था। और तभी उसने देखा कि वैन चाओ एकदम से खड़ा हो गया था और उसे अपनी बहन की एंगेजमेंट के दिन भी कौन सा ही ज़रूरी काम याद आ गया था। लेकिन लैनज़ैन जानता था कि वैन चाओ किसी का सगा नहीं है, वो ज़रूर कुछ बुरा ही करने जा रहा होगा। वैन चाओ के जाते ही उसने भी जैसे सर दर्द और वॉमिटिंग का बहाना बनाया और वो भी वहाँ से उठ गया, लेकिन वो अपने रूम में नहीं गया। इनफैक्ट वो तो वैन चाओ के पीछे पीछे जा रहा था। उसने देखा कि वैन चाओ कहीं और नहीं गया, बल्कि वो अपने घर से बाहर आ गया था। और वहाँ पे उसने देखा कि वैन चाओ के हाथ में एक बैग था, बहुत ही बड़ा-सा बैग था, और वो बैग उसने उसके पापा को पकड़ा दिया था। लेकिन पापा यहाँ पे क्या कर रहे थे? और उसने आगे होके सुनने की कोशिश की। वैन चाओ कह रहा था, अंकल प्लीज़ मुझे बहुत ज़रूरी काम है, क्या आप ये बैंक में डिपॉज़िट करवा दो कि ये बहुत ज़रूरी डील की रकम है, और अगर आज मैंने ये जमा नहीं करवाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन इस टाइम कहाँ जाऊँगा मैं? अंकल पास आप चले जाइएगा, और बैंक अभी खुला ही होगा। मैंने उनसे बात की थी कि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है मेरे लिए, और ये बहुत सारा कैश है, मैं चेक में नहीं भेज सकता था, तो आप प्लीज़ इसे ले जाएँ ना। बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ मैं, और मुझे एक और काम के लिए भी जाना है। क्या आप मेरी इतनी सी हेल्प कर देंगे? हाँ, हाँ, क्यों नहीं, मैं ज़रूर करूँगा। लैन-सैन के पापा उस बैग को पकड़ के अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे, और वो अब बैंक ही जा रहे थे। यार इस टाइम कौन सा ही बैंक खुला होने वाला था, और क्या वैन चाओ की इतनी ज़्यादा पहुंच है कि वो रात को भी बैंक खुलवा सकता है। लैन सैन का दिल तो जैसे एकदम से डरने लगा था। क्या था उस बैग में, और उसने क्यों पापा को देखे भेजा? और ये परेशानी किसी और ने भी देख ली थी, ब्लैक बनी ने, और उसने लैन सैन को मैसेज किया था। अब उसके मोबाइल पे मैसेज किया था, वो एक प्राइवेट ही नंबर था, उस पर लिखा था, तुम वेनचाओ का पीछा करो, मैं अंकल के पीछे जाता हूँ, फ़िक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा उन्हें। और अब वो बेफ़िक्र हो गया था अपने पापा की वजह से, और अब वो वेनचाओ के पीछे जा रहा था। वेनचाओ जो कि उसके पापा को वो बैग दे के अब अपने गैराज की तरफ जा रहा था। हर गैराज में उसे क्या ही काम था, उसने तो बोला उसे अब बाहर नहीं जाना, फिर वो क्यों जा रहा है? और फिर वो गैराज में गया था, वहाँ जाके उसने जैसे कोई बटन ही दबाया था, और फिर वो रूम ओपन हो गया था। गैराज की वॉल जो कि एकदम से ऊपर उठना शुरू हो गई थी। ये क्या था? क्या यहाँ पे कोई सीक्रेट कंपाउंड था? लैन-सैन को तो पता ही नहीं था ये सब भी है। वो उसके पीछे-पीछे चला गया था, और अब वैन चाओ उस रूम के अंदर दाखिल हो गया था जो अभी तक खुला था, और लैन-सैन भी बस चुपके-चुपके उसका पीछे ही कर रहा था। फिर उस रूम के नीचे सीढ़ियाँ थीं, और फिर उन सीढ़ियों के आगे एक और ही रूम था, और अब लैंड-सैन उन सीढ़ियों पे रुक गया था। आगे जाना अभी डेंजरस हो सकता था, और वो देख रहा था। वैन चाओ उसकी तरफ बैक करके खड़ा था, और वहाँ पे कुछ लड़कियाँ थीं जो बैठी हुई थीं, और वो उन्हें कह रहा था, देखो मैंने तुम्हारे घर वालों को पैसे दे दिए हैं, तो अब तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन सर इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, हमारी जान को तो कोई खतरा नहीं होगा? और उसकी बात पर तो जैसे फैन चाव ने एक ज़ोरदार कहका ही लगाया था, एकदम शैतानी सा। तो क्या हुआ? प्रॉब्लम हो भी जाए तो? वैसे भी तुम लोगों ने क्या ही बोला था कि तुम अपने घर वालों की हेल्प करना चाहती हो, तुम उन्हें गरीबी से निकालना चाहती हो, तो क्या तुम अपनी जान की कुर्बानी नहीं दे सकती? फ़र्ज़ करो अगर तुम लोग इस काम में मर भी गए, तो भी तुम्हारे घर वालों का कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे भी तुम तो उनकी हेल्प ही कर रही हो ना, और तुम लोग तो वैसे भी बीमार ही रहते हो ना, अगर मर जाओगे
तो अच्छा है ना, मरते मरते किसी का भला ही काट जाओगे, अपने माँ बाप का। वैसे भी तो तुम लोगों ने मार ही जाना था ना। और वो लड़की अब चुप ही हो गई। तो लैन सैन को पता चला कि वो जो भी लड़कियां हैं वो ज़्यादातर गरीब ही थीं या फिर किसी न किसी बीमारी का शिकार थीं, जिनको वो यूज़ कर रहे थे, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे थे। और उन्होंने तो यही सोचा होगा ना, हाँ ठीक है, हमारी तो जान है, तो क्यों ना अपने घर वालों की हेल्प कर दी जाए। और उन्हें ये भी लालच दिया था उसने कि अगर वो बच गई तो वो वहाँ जाके अपना इलाज करा सकती हैं, वो उन्हें जॉब दिलवाएगा, और ये उसका प्रॉमिस है, जो कि बाकी प्रॉमिसेस की तरह बिल्कुल भी पूरा नहीं होने वाला था। क्योंकि कोई अपने अंदर इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेके कब तक जिंदा रह सकता है। उनके लिए तो वो बस किसी कैरियर बैग की तरह की थी ना, जो उनका यूरेनियम एक जगह से दूसरी जगह पे स्मगल कर देती, फिर चाहे वो जिए या मरे, किसी को क्या ही फर्क पड़ने वाला था। और उनको तो खुद अपनी जान की परवाह नहीं थी, तो कोई और क्यों करता। रहन सहन अब क्या ही कर सकता था, बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो पहले ही उनके अंदर वो सारे एलिमेंट को ऑपरेट करवा चुका था, और वो अब उसको ले चुकी थी। वो देख रहा था उनमें से अक्सर के हाथ पे पट्टी बंधी हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो ऑपरेशन करवा के ही आ चुकी हैं। और अब रहन सहन को जल्दी से जल्दी बनी को बताना था, उसे सबको बताना था, क्योंकि वो जानता था ये सारी बातें बनी तक पहुंच चुकी हैं। उसका वो लॉकेट और उसकी वॉच, जो कि हरदम किसी कैमरे की तरह ही काम कर रही थी, वो सब रिकॉर्ड कर चुकी थी। तो अब इससे ज़्यादा बड़ा सबूत और हो ही क्या सकता था। वैन चाओ तो उन लड़कियों के पास था, और वो लड़कियां भी वहाँ पे थी जिनको वो भेजने वाला था। वो वहाँ से बस जल्दी जल्दी भागना चाहता था, लेकिन इस भागने के चक्कर में वो थोड़ी आवाज़ ही कर रहा था, और वैन चाओ का ध्यान उसकी तरफ चला गया। वो जल्दी से भाग के उसके पीछे जा रहा था, लेकिन लैन सैन वो तो बस जल्दी जल्दी उस गैराज से बाहर ही निकल आ रहा था। लेकिन उसे तो सर में कितना ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसे चक्कर आ रहे थे। आखिर वो कितनी देर तक ही भाग सकता था, कितनी देर तक ही। जो खुद बीमार था, वो थक गया था, उसका सांस फूलने लगा। वो बस एक दीवार का सहारा लेके खड़ा हो चुका था। उसने अपना मोबाइल निकाला, और अब वो किसी को कॉल करना ही चाहता था कि तभी जैसे किसी ने उसके सर पे एकदम से कानी रख ली थी। मोबाइल उसके हाथ से एकदम से छूट के गिर पड़ा, और उसने मुड़ के देखा। वो वैनचिंग थी, जो कि कान लिए उसकी तरफ देख रही थी। तुम तुम भी इनके साथ मिली हुई हो? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? और तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए ना, मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। और तुम क्या कर रहे हो? तुम अरेस्ट करवाना चाहते हो मेरे भैया को, मेरे पापा को? क्यों करना चाहते हो? हम तुम्हारी फैमिली है ना। ये तुम क्या कह रही हो वैनचिंग? मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसे कर सकती हो। और ये गलत है ना, तुम लोग कितना गलत कर रहे हो। तुम उन लड़कियों को यूज़ कर रहे हो, तुम उन्हें मार दोगे तो क्या हुआ? वो वैसे भी बीमार है, मार ही जाएंगी ना। तो अगर हमारे और अपने घर वालों के काम आ रहे हैं, तो तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है, क्यों फिक्र हो रही है? देखो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम इस सब से दूर रहो। जो मरता है उसे मरने दो, तुम्हारा क्या ही जाता है। वैसे भी अगर वो मर जाती तो क्या तुम उनकी मौत को रोक सकते? बताओ, क्या तुम रोक सकते हो किसी को मरने से? हाँ, मैं नहीं रोक सकता, मैं बिल्कुल नहीं रोक सकता। ज़िंदगी और मौत मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं ऐसे किसी को अपने सामने मरते हुए देख भी नहीं सकता, वो भी किसी गलत वजह से। वो तुम लोगों की वजह से मरने वाली हैं। वो अपनी नेचुरल डेथ नहीं मरेंगी, तुम्हारी वजह से मरेंगी। तुम लोग कातिल होगे उनके, और तुम्हारे हाथों पे उनका खून होगा। और वैनचिंग उसकी बात सुन के जैसे हंसने ही लगी थी। तुम और तुम्हारे ये डायलॉग्स, इतना ज़्यादा पैट्रियाटिज्म भी कहाँ से ही आ गया था तुम्हारे अंदर? बोलो, तुम तो कितना टाइम एक गैंगस्टर के साथ रह के आए हो ना, कितना टाइम तुमने उसके बेड पे उसके साथ गुजारा है। तो तुम्हारे अंदर फिर भी इतना ज़्यादा पैट्रियाटिज्म क्यों है? तुम्हें भी तो उस जैसा हो जाना चाहिए था ना। जितना कमीना वो है, तुम्हें थोड़ा सा ही तो कमीना होना था ना उस जैसा। बकवास बंद करो। खबरदार, जो तुमने उसके बारे में एक लफ्ज़ भी बोला, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। लहन सहन ने अब एकदम से उसकी जैसे गर्दन ही पकड़ ली थी।
और तभी उसके गाल पे थप्पड़ पड़ा था। ये कोई और नहीं था बल्कि वैन चाओ था, जो कि अपनी सुर्ख आंखें लिए उसे देखे जा रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बहन पे हाथ उठाओगे? बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई है तुम में। क्या ही कर लोगे तुम हमारा, बोलो। मुझे तो बहुत पहले से ही तुम पे शक हो गया था। जब तुम हमारे घर में रहने आ गए, अपना घर होते हुए भी, तो तुम ये सब कर रहे थे। तुम यहाँ पे हमारी जासूसी करने आए हो, स्पाई बन के आए हो। किसके लिए काम कर रहे हो, बोलो तुम, किसके लिए काम कर रहे हो? और अब उसने हैंसैन को कॉलर से पकड़ कर एकदम से दूसरा ही थप्पड़ उसके गाल पे मारा था। और अब तो जैसे उसके मुंह से ब्लड ही आना शुरू हो गया था। वो तो पहले ही बीमार था, और वो कितना ज़्यादा वीक था। वो कैसे उन दोनों का मुकाबला कर सकता था, वो भी बिना गन के ही। लेकिन वो नहीं बता सकता, वो बनी के बारे में उन्हें कुछ नहीं बता सकता। और अब उसे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। वो पकड़ा गया था और उसके पास सबूत भी था। हाँ, वो सबूत शायद बनी तक पहुंच चुका होगा, लेकिन अगर वो मर गया या उन्हें पता चल गया कि वो क्या कर रहा है, तो उसके सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। और बनी वो की तरह, वो तो पापा के पीछे गया है। पापा वो ठीक तो होंगे ना? उसे कितनी फिक्र हो रही थी। क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे कुछ? बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा तुम्हें डिटेक्टिव बनने का? अरे इतना ही ज़्यादा शौक है, इतनी ज़्यादा शौक है ना, तो जाओ पहले अपने बाप को बचाओ। उसे बचा लो ना, तो फिर दूसरों के बारे में सोचना। समझ आई तुम्हें? और वो एकदम से उसे ठोकर मार के वहीं पे छोड़ने वाले थे। पापा, क्या किया तुमने पापा के साथ? बताओ मुझे, क्या करने वाले हो तुम? ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस उनको जो बैग दिया था उसमें बहुत सारा ड्रग और एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा बॉम्ब फिट करके दे दिया उन्हें। और तुम जानते हो वो कहाँ जा रहे हैं? वो ड्रग को स्मगल करने जा रहे हैं। मेरा आदमी जो कि उनको देखते ही शूट कर देगा, और अगर वो उससे ना भी मरे, तो वो बम जो कि टाइम बॉम्ब है बहुत जल्दी फट जाएगा, तो वो वैसे मर जाएंगे। और अगर वो पकड़े गए, तुम्हारी पुलिस फोर्स ने उन्हें पकड़ लिया ड्रग्स के साथ, तो क्या ही साबित हो जाएगा कि वो स्मगलिंग कर रहे हैं? कितना अच्छा होगा ना, कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हर तरह से तुम्हारे पापा फंसने ही वाले हैं और मरने ही वाले हैं। तो अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो चुप रहो, या फिर बचा सकते हो तो बचा लो। मैं तुम लोगों की जान ले लूँगा, तुम इतना ज़्यादा कैसे गिर सकते हो? वो बहुत ही मुश्किल से बोल रहा था, उसे कितने ज़्यादा ही चक्कर आ रहे थे। उसने तो अभी तक अपनी मेडिसिन भी नहीं ली थी, और उसे लगा था जैसे वो तो अपने दर्द से ही मर जाएगा। लेकिन अब वो क्या करे, क्या करे? उसे कितनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी, बनी की और पापा दोनों की। वाह, रस्सी चल गई लेकिन बाल नहीं गया। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं तो तुम्हें अभी जान से मार देता, लेकिन ये मेरी पागल बहन, ये बस तुम पे दिल हार बैठी है। भैया, क्या ही बोल रहे हो? ये मेरा प्यार है, आप ऐसे कैसे इसके बारे में बोल सकते हो? और आप तो जानते हो ना, मेरे लिए अपनी फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। ये भी नहीं, आप चाहो तो इसे मार दो। क्या आप मुझे इतना ज़्यादा वीक समझते हो कि मैं इस बोंगे के लिए अपनी फैमिली के खिलाफ जाऊंगी? वैनचिंग आप बोल रही थी, और फिर वैन चाओ ने उसकी तरफ मुस्कुरा के देखा। देखा, ये है मेरी बहन, ये हमारी फैमिली है। और तुम कोई भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल मैटर नहीं करते। और वैसे भी मैं तुम्हें मार के इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी जासूसी करने की? और वैसे भी मरे हुए को क्या ही मारना है? तो अब तुम पे डिपेंड करता है, तुम मरो या जियो। और कैसे मरना चाहोगे? क्या अपनी जान ले लोगे या अपने बाप को पहले मरते हुए देखोगे? ये तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। चलो वैनचिंग, हमें जाना है, उन लड़कियों को भेजना है, देर हो रही है। और हाँ, वो तुमने बाकी वेपन्स वाले ट्रक रेडी करवा दिए थे ना? वो अब जाते जाते उससे पूछ रहा था, और लैन सैन का तो जैसे सार ही घूम गया। तो ये सब आज के लिए था। वो जानते थे कि आज के दिन सारे आर्मी और पुलिस ऑफिसर्स तो उनके अपने घर में मौजूद होंगे, तो शहर में कौन होगा? बाकी लोग क्या ही काम करेंगे जब उन्हें कोई ऑर्डर देने वाला ही नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने आज के दिन को अपने लिए चूज़ किया था। वो कितने ज़्यादा ही तेज़ थे। अब वो क्या करे? क्या वो उन लड़कियों को बचाए? क्या वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म करे, या अपने पापा को बचाए? क्या ही करे? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग बस घूमे ही जा रहा था। उसे लगा जैसे अब कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बुरा, बहुत बड़ा। वो किसी ना किसी को खो देगा, या शायद खुद ही मर जाएगा।
लेकिन नहीं, वो ऐसे नहीं मार सकता। उसे अपनी ड्यूटी निभानी है। उसे याद आया उसके पापा ने क्या बोला था कि अगर तुम्हें किसी अपने या फिर अपनी ड्यूटी के बीच में से चूज़ करना पड़े, तो तुम ड्यूटी को करना। फ़र्ज़ के आगे कुछ नहीं है। हाँ, फ़र्ज़ के आगे कुछ नहीं है। वो अपना फ़र्ज़ निभाएगा। वो ऐसे किसी को जाने नहीं देगा। उसने हिम्मत जुटाई और वो अब खड़ा हो गया था। उसे सबको बचाना था।